राजनीतिक भूगोल की परिभाषाओं की दृष्टि से हम अब तक अध्ययन करते आ रहे हैं। तो अब हम आगे के जिन विद्वान के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, तो वो हमारे सामने मैं रखूंगा कुछ विषय। मैं समझता हूं कि अब तक आपको कुछ कुछ जैसे विषय और समय के साथ साथ जैसे परिवर्तन हो रहा है या कुछ नए विषय जो राजनीतिक भूगोल में जुड़ते जा रहे, उनसे आपको ये स्पष्ट होने लगा होगा कि राजनीतिक भूगोल की शक्ल कैसी है, राजनीतिक भूगोल में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो हम अब अगली परिभाषा पर जब आते हैं तो अब आपको ध्यान में आएगा कि गॉबलेट और के बाद एक बहुत प्रसिद्ध ब्रिटिश जो विद्वान थे राजनीतिक भूगोल के, वो थे मूडी। उन्होंने ए मूडी ने 1957 में राजनीतिक भूगोल के बारे में अपने विचार दुनिया के सामने रखे और बहुत प्रसिद्ध इनकी जो जिसको कहते हैं परिभाषा है और जो दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध हुई और एक नया जिसको कहते हैं हम कह सकते हैं कि विचार दुनिया के सामने लेकर ये आए और जिसको काफी मान्यता और सराहना भी विश्व साहित्य में भौगोलिक साहित्य में मिलने लगी। तो अब 57 तक आते आते राजनीतिक भूगोल की शक्ल कैसी होनी चाहिए, इसके माध्यम से इस परिभाषा के माध्यम से मूडी ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक भूगोल समुदाय तथा भौतिक वातावरण के मध्य संबंधों का विश्लेषण। बहुत जबरदस्त दो बात इन्होंने सारे उसमें कहने का प्रयास किया कि राजनीतिक भूगोल समुदाय, क्योंकि अब आप देखिएगा कि ये ब्रिटिशर थे और ब्रिटिशर होने के नाते इन्होंने ब्रिटेन के संबंध में या उसके हित में कैसे इनडायरेक्टली कोई बात कही जाए, तो ये एक विषय अपना स्पष्ट करने का प्रयास करते। और आप लोगों को ध्यान कर ताज्जुब होगा और जिस बात को आपको ध्यान में भी रखना होगा कि जो विद्वान उस तात्कालिक समय में यूरोप में हुए हैं, उन सब ने किसी न किसी रूप में अपने राजाओं या अपनी सत्ता को एक मार्गदर्शक के रूप में भूगोल को समझाने का प्रयास किया। और ये जो आज की तारीख में या उस समय आपने जो विश्व में पूरे ग्लोब पर अंग्रेजी शासन की जो प्रभुसत्ता को फैलते देखा, उसमें कहीं न कहीं इन जितने ब्रिटिशर्स भूगोलवेता थे उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आपने जैसे ग्रिफिथ टेलर को और इनको देखा तो दुनिया भर के क्लाइमोग्राफ बनाए उन लोगों ने और ये बताने का प्रयास किया कि हम कहां पर जाकर रह सकते हैं, दुनिया के किस राष्ट्र में किस जगह पर। जैसे भारत पर उनको आक्रमण कर अपने अधीनस्थ करना है, ये बात तो ठीक है, लेकिन सारे भारत में रहना जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने वहां पूरे भारत के कुछ जगहों के क्लाइमोग्राफ बनाए। तो क्लाइमोग्राफ का मतलब ये है कि 12 महीने में कौन सा कितने महीने वहां पर कैसा मौसम रहता है। और आप देखेंगे कि जितने भी भारत में कॉलोनीज थी अंग्रेजों की, वो हिल स्टेशन पे थे, क्योंकि वो कहां से आते थे, वह ठंडे प्रदेशों से आते थे। तो ठंडे प्रदेशों में रहने वाली ब्रिटिश जो संतति है या ब्रिटिश जनरेशन है, वो दुनिया में कहां कहां रह सकती है और कहां रहकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के साथ साथ उन कॉलोनीज में रहकर अपना नियंत्रण कर सकती है। क्योंकि वो रेगिस्तान में जैसलमेर में रहने से अंग्रेजों के बस का ही नहीं है वहां पर रहना, लेकिन वह कहाँ रहे, माउंट आबू में रहे, है ना। तो ये इस बात को अपन समझ सकते हो, मनाली में रहे, वो जम्मू कश्मीर में रहे या ठंडे प्रदेश जहां पर भी थे, वहां पर उन लोगों ने अपना आवाज बनाकर पूरे देश को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो ये अब आप देखिएगा कि भौतिक वातावरण, समुदाय के संदर्भ में जो भौतिक वातावरण की जो बात करते हैं, अंतर संबंध की बात करते थे, ये कोई मानवता के हित की बात नहीं करते हैं। ये बात क्लियर कर लीजिएगा अपने मन में। वो अपने अधिकार क्षेत्र के विस्तार की बात करते हैं कहीं ना कहीं, और छिपे हुए शब्दों में हिडन एजेंडा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे का जो गेम उनका था, वो गेम
शुद्ध रूप से साम्राज्यवाद का था, शुद्ध रूप से दुनिया के संसाधनों पर आधिपत्य का, शुद्ध रूप से अपने धर्म के प्रसार का, बाय हुक एंड कुक कैसे भी करके उसके प्रसार की। ये जो एक मेंटेलिटी है, ये जो विचार है यूरोप का, इसको आपको इस संदर्भ में भी ये आपको शाब्दिक दृष्टि से कुछ और लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो भावना है, जिसको हम कह सकते हैं कि दुनिया में जिस विचार के कारण से ये सारी की सारी मुसीबतें दुनिया को देखनी पड़ी, तो वो ये सब विचार उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब आप इस बात को ठीक से समझिएगा कि दुनिया के सारे समुदाय भौतिक वातावरण में कैसे वो सामंजस्य रखकर अपनी बात को विस्तार दे सके या अपनी बात को कह सके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार जैसे मूडी ने रखा। और वातावरण यूं देखिए तो भौतिक वातावरण जैसे अभी अपन देखते हैं कि एक तरफ तो विशालकाय विकास देख रहे हैं हम, जो यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं, विकसित देशों में देखते हैं, तो दूसरी तरफ थर्ड वर्ल्ड के लोग देखते हैं। तो एक बात और भी आपको ध्यान में आती है कि कहीं ना कहीं भूगोल के संदर्भ में मानव का जो जिसको कह सकते हैं कि सामंजस्य जो है, वह जितना अधिक हुआ, भूगोल ने उसको जितनी सुविधाएं दी उतना ही उसने विकास किया। अब आप इसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि दुनिया का जितना भौगोलिक विकास या मानव ने विकास किया, वो 33 डिग्री उत्तर से लेकर 66 डिग्री उत्तर के मध्य में मिलेगा, क्योंकि और यही कमोवेश स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में भी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि यही वो भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर सम वातावरण है, जहां पर न ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा। इक्वेटोरियल 33 डिग्री तक जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी भी काम करने की स्थिति की भौगोलिक स्थिति नहीं, इसलिए वहां भी विकास नहीं हो सकता। और 60 डिग्री से ऊपर जैसे अगर बर्फ जमी रहेगी तो वर्किंग आवर्स जो है मनुष्य का, वो वर्किंग आवर्स कम हो जाएगा, वो प्रकृति की जो विविधता है वो भी कम पड़ती चली जाएगी। वही विविधता आपको ध्रुवों पर, भूमध्य क्षेत्रों में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो एक वातावरण के साथ सामंजस्य और सामंजस्य के साथ प्रगति कैसे मनुष्य करे, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जिसके कारण से दुनिया में मनुष्य ने विकास किया। अब ये एक बात और हमारे ध्यान में आ गई कि धीरे 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 मनुष्य ने जो विकास किया, उसने इस बात को समझा कि मैं जितने अधिक घंटे काम कर पाऊंगा या प्रकृति मुझे जितना सपोर्ट करेगी, तो उतना ही मैं विकास करूंगा। तो आप लोगों ने देखा कि दुनिया का जितना विकास है इन सम जलवायु वाले क्षेत्रों के अंतर्गत ही है, और कहीं भी वो विकास आपको उतनी मात्रा में नजर, विकास तो हो लेकिन उतनी मात्रा में नजर नहीं आएगा। और इसको दूसरी तरह से यूं भी कह सकते हैं कि फिर वो जितने भी भौगोलिक वातावरण है जिनमें आपके वर्षा हो सकती है और कोई कारण हो सकते हैं, तो मौसम हो सकता है, तो आप लोगों को ध्यान में आएगा कि ये वो सब कारण हैं जो उसकी फसल को बढ़ाते हैं, उसके खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता को बढ़ाते हैं, उसको वो न्यून कर देते हैं। अब आप पंजाब की बात करेंगे, जैसलमेर की जब बात करेंगे, रेगिस्तान की, तो अपने आप आपके ध्यान में आ जाएगा। महाराष्ट्र गुजरात की जब बात करेंगे और हम कश्मीर की बात करेंगे, तो जो विविधता है फसलों की या उत्पादन की विविधता, वो स्वतः ही कम हो जाएगी और उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। तो ये जो आपको देख रहे हैं ये सारे के सारे विषय, इससे आपको एक बात ध्यान में आती है कि मनुष्य को अपने विकास के लिए सबसे पहले भौगोलिक वातावरण को समझना पड़ेगा, उसके अनुसार अपनी सारी गतिविधियां तय करनी पड़ेगी, उसके अनुसार अपनी क्षमता को विकसित करना पड़ेगा। क्षमता मनुष्य में, एक मनुष्य जो उत्तरी ध्रुव पर काम करता है, उसी मनुष्य को 30 से 66 डिग्री पर अक्षांशों के बीच में काम करने की क्षमता, और एक वही मनुष्य आपके इक्वेटोरियल पर काम करने की क्षमता, वो तीनों जगह अलग अलग क्षमताओं से काम करेगा। तो सबसे ज्यादा काम करने की जो उसकी क्षमता है, वो शायद मुझे लगता है कि वो मध्य अक्षांशों के बीच में, और वो मध्य अक्षांशों में अधिक घंटों तक काम कर सकता है। तो ये जो विषय आपके हमारे ध्यान में आते हैं, ये वो विषय है जिनके कारण से हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जितना ज्यादा वातावरण के बारे में जो समझा है, और वातावरण और मनुष्य के बीच के जो संबंध है जिसके कारण से उसने
अपने आप को विकसित किया है, अपना विकास किया है, राष्ट्र का विकास किया है, या उसके सोचने समझने की ताकत जिसे आज आप देखिएगा कि प्रकृति से अगर उसका संघर्ष कम है तो उसके सोचने समझने की जो ताकत है दूसरे रचनात्मक कामों में ज्यादा लगती है। अब बर्फ में रहने वाला आदमी जिसके यहाँ -150-200 डिग्री टेम्परेचर हो, वो क्या विकास की बात करेगा? वो उसके लिए जीवन अपना महत्वपूर्ण हो जाता है, बाकी की बातें बाद में रह जाती है। अभी पिछले दिनों जैसे हमने कोरोना में भी देखा कि जीवन की जब लड़ाई लड़ रहा है तो विकास सारा दुनिया का ठप हो गया। तो वही बात यह है कि जीवन पहले है, तो वो जब बात आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि जीवन के संघर्ष के बाद अगर विकास की कई गतिविधियां हो सकती है तो उस वातावरण को हमको समझकर हमारे विकास को तय करना पड़ेगा। कि बहुत शानदार जैसे विषय मूडी अपनी परिभाषा के माध्यम से जोड़ते हैं उस विषय को लब्ध बनाने के लिए, उस विषय को ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव राजनीतिक भूगोल की दृष्टि से मूडी के रूप में हमको मिला और उस विकास को हमने आगे बढ़ाया। आगे की परिभाषाओं में हम बात आगे स्पष्ट करेंगे।